हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है और मैं आपको कंटिन्यूस टॉपर के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। उसी श्रेणी में इस बार हम मिस्टर परीक्षित त्याग के साथ में मिल रहे हैं, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 529वीं रैंक हासिल की है। सर ऑलरेडी आरपीएस के अंदर सेलेक्टेड हैं, जो कि आरएस के अंदर होता है, जो इंडियन पुलिस सर्विस होती हैं। सर अभी ट्रेनिंग के अंदर हैं और अभी मैं सर के साथ में हूं। इस वीडियो के अंदर हम सर के अनुभव को जानेंगे। सर ने 5 बार मेंस भी लिखा है। सर को आरएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का अनुभव है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सर को सिविल सर्विस की जर्नी का खासा अनुभव है। हम सर के बारे में जानेंगे, सर के स्ट्रेटजी से रूबरू होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में हर न्यू एस्पिरेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको इस बेहतरीन अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में हो रखी है, उसके बारे में बताइए। मैं हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में समरिया नाम का एक सब डिवीजन है। हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर दूर, मैं वहाँ से हूँ और मेरी 10th तक एजुकेशन हुई समरिया से ही हुई। इसके बाद मैंने विला ओबिस में पिलानी से और उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग के लिए मैं महाराष्ट्र नागपुर में गया और वहाँ मैंने किट्स रामटेक कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री की। और इंजीनियरिंग के बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गया और साहब ने बता ही दिया कि सिविल में भी मैंने इससे पहले प्रयास किए थे। आरएएस में मेरा ये पहला पैथोनेटिक रैंक मेरी आई और आरपीएस की मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ करंटली और 2021 में मेरी 529 529 रैंक है। तो ये मेरा प्री। जी सर। सर एक कॉमन सवाल जो कि एस्पिरेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि 10th और 12th के अंदर ज़्यादा परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होता है। तो सर मैं आपके परसेंटेज जानना चाहूँगा, 10th और 12th में आपके कितने थे? 10th में थे 76.33%। ओके। और 12th में भी थे अराउंड 70-72 आसपास। सो एक एवरेज परसेंटेज है। देखिए, एक परसेंटेज का ऐसा है कि परसेंटेज आपको ये आपके व्यक्तित्व को जज नहीं करती है। बहुत चीजें होती है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं, जब भी 10th का सीबीएसई का रिजल्ट आता है, नितिन सांगवान सर हैं, वो भी गुजरात काडर में हैं। तो सर जो है अपनी मार्कशीट अपलोड करते हैं हमेशा कि बच्चों को बताने के लिए कि सर अभी सर सिलेक्टेड हैं ऑब्वियसली इससे ऊपर। एंड सर का जो है मार्क्स काफी अच्छे नहीं थे 10th। तो व्हाट ही इंप्लाइज इज कि अगर आपके मार्क्स कम हो डजंट मीन कि आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे या अंडर अचीवर हैं। मार्क्स कभी आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर नहीं पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने गोल्स के प्रति कितने ईमानदार हैं, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो ये एक मिथ है, तो मैं इसे बस्ट करना चाहूँगा कि 10th-12th के मार्क्स अच्छे हो तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। यूजुअली जो भी क्या होता है कि 10th में कभी परसेंटेज कम आ जाता है तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। 12th के स्टूडेंट भी शायद इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी की जर्नी पूर्ण रूप से एक अलग है और इसको कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। सर एक कॉमन सवाल जो कि इस चैनल पे जितने भी इंटरव्यू आते हैं मैं उन सब से करता हूँ, जिस समय आपका रिजल्ट आया था उस समय आपका पहला रिएक्शन क्या था, आपने क्या किया था, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में बताइए। रिजल्ट का ऐसा है कि रिजल्ट आने के पहले तो किसी को पता नहीं होता कि उसकी क्या रैंक रहेगी या सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, ये भी पता नहीं होता। तो रिजल्ट आता है तो एक एंग्जाइटी या एक इंतजार की अच्छा देखें क्या रहेगा, वो एक रहता ही है। और रिजल्ट जब आता है जाहिर सी बात है खुशी होती है कि ईश्वर ने मेहनत करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, सभी करते हैं, पर ईश्वर की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं हिलता है। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और ऐसी बात है घर वालों को खुशी होती है अगर हम उन्हें कुछ अचीव करें कुछ, तो पेरेंट्स को खुशी होती है, तो हमारे टीचर को, गुरुजनों को, मित्रों को। जी सर। सर एक सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम और डीएम के माध्यम से कहा जाता है कि आप जिस भी टॉपर के साथ में मिले उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने कोचिंग कहाँ से की है। सर मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने इस जर्नी को जिया उस समय आपने कहाँ से गाइडेंस ली, या फिर आप, इसका हमारा उद्देश्य कोई भी नहीं है कि हम किसी कोचिंग को प्रमोट करें, हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सर ने कहाँ से गाइडेंस ली। आप उन सोर्सेज को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो सर उसके बारे में बताइए। कोचिंग मैंने सिविल के लिए वाजिरा में रवि नाम से इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, और मैंने वहाँ से कोचिंग की थी शुरू में। और उसके बाद में फिर कोचिंग पावर की जरूरत तो नहीं पड़ती, एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। बट ये गारंटी नहीं है अगर आप किसी कोचिंग में दाखिला ले लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोचिंग गाइड करता है आपको, रास्ता तो हमें खुद ही चलना पड़ता है। तो कोचिंग उस तरह की चीज़ें आसान कर देता है, लेकिन जर्नी हमें खुद ही ट्रैवल करनी है। और इसके अलावा फिर कई जो टीचर्स मेंटर्स हैं उनसे मेरा जुड़ाव रहा, जैसे
दिल्ली में पावर IAS हैं, वहाँ पे उज्ज्वल सर हैं, तो उज्ज्वल सर ने भी आंसर राइटिंग में मुझे मौका दिया, यानी कि आंसर राइटिंग में किस तरीके से लिखना है, कैसे पॉलिश करना है चीज़ों को। उज्ज्वल सर ने काफ़ी मदद की मेरी। भाटिया सर छोड़गढ़ में भाटिया आश्रम सर संचालित कर रहे हैं, सर का मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा। और आसिफ सर हैं दिल्ली में, काफ़ी मशहूर हैं सर, तो आसिफ सर ने भी काफ़ी मदद की मेरी। तो इस कोचिंग का ये है। बाकी अगर ये सवाल है कि कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं, तो देखिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन आई थिंक 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के ही क्लियर करते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध हैं। अब जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिए, और भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो, पर खुद भी आप कर सकते हैं। जी सर आप अपनी जर्नी के दौरान ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी सहारा लिया होगा, जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, फ्री में वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिन्होंने आपको ज़्यादा हेल्प की हो, उनके बारे में बताइए। देखिए यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उनमें समय ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए हमें सिलेक्टिव रहना होगा कि हम क्या है। और जैसे फॉर इंस्टेंस ज्योग्राफी में मैप मार्किंग आती है, मैप में आपको लोकेशन डिसाइड करनी होती है, तो उसमें मैंने एक ब्रिटेन के टीचर हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उनके चैनल पे ज्योग्राफी में मैप्स को लेकर काफ़ी यूसेड से वीडियोज़ हैं 5-7, तो उससे मुझे बहुत मदद मिली। तो इसलिए आप सिलेक्टिवली अप्रोच करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी दोस्तों, इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सर ने रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, सर की जो बुक लिस्ट हैं, हम ट्राई करेंगे कि अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको डाल देंगे। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट जानना चाहते हैं, आपको नीचे लिंक मिलेगी, एक बार जाके उसको विजिट कीजिए, वहाँ पे जाकर आप डायरेक्ट उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो सर, हम एक सवाल करेंगे, तैयारी को शुरू कैसे करें? क्योंकि अभी देख रहा हूँ कि जैसे रिजल्ट आता है तो न्यू एस्पिरेंट काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं सिविल सर्विस की जर्नी के बारे में, पर सबसे कॉमन डाउट होता है कि शुरू कहाँ से करें, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए ताकि अंत अच्छा हो, उसके बारे में बताइए। तैयारी का इसमें सिविल सर्विसेज का अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो यू नीड टू चूज योर ऑप्शनल वेल। आपका जो भी ऑप्शनल वेल है आप उसको चूज करें। और प्रीलिम्स के पहले, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने के पहले आप मेंस की तैयारी कर लें, यानी कि ऑप्शनल आपका प्रिपेयर्ड हो, और आपके ये सब्जेक्ट्स ऑप्शनल जो मेंस के सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज के, वो आपके प्रिपेयर्ड हो, और उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए शुरू करें। पहली तो ये मुख्य बात है। दूसरा इसमें ये है कि बुक लिस्ट के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट उठा लें और उसको रिगुलरली आप फॉलो करें, और सिलेबस को देखें। तो यानी कि आप सबसे पहले ऑप्शनल चूज करें, सब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में कंप्लीट करें, और सिलेबस हमेशा ध्यान में रखें। इस तरीके से आप शुरुआत करें तैयारी की। फिर थोड़ा सा जब आप चीज़ों को पढ़ लें, जैसे आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको आइडिया लगेगा कि ठीक है, मेरी सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और एक बार आप एक दो बार गो थ्रू रिवाइज कर लिया आपने, फिर आप टेस्ट सीरीज कोचिंग्स के उपलब्ध हैं, उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से आप तैयारी को शुरू करें। जी सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि सर ने करीब 7 बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, और सर जहाँ तक अभी देखा जा रहा है कि प्रीलिम्स दिन ब दिन हार्ड होता जा रहा है। पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो भी मैंने अभी जस्ट आपको एक वीडियो बना के दिया था 2 दिन पहले ही, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम गई है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तो सर, आपने प्रीलिम्स को बार बार आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपकी क्या ऐसी मूल स्ट्रेटेजी थी जो आपको हेल्प कर रही है? यूपीएससी के बारे में कहते हैं कि आप यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन, ओवर द सन, इंक्लूडिंग द सन। तो क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत वाइड और वास्ट है, लेकिन प्रीलिम्स को अगर आप ऐसे अप्रोच करें कि प्रीलिम्स में कुछ पिलर्स हैं मेन। वो मेन पिलर्स क्या है? 3 मैं पिलर्स मानता हूँ। पहला पिलर है आपका स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कवर करें स्टैंडर्ड बुक से। दूसरा पिलर है आपका करंट अफेयर्स, इसके लिए भी आप या खुद के नोट्स बना सकते हैं या आप किसी कोचिंग के नोट्स यूज कर सकते हैं, जैसा आपका कंफर्ट लेवल है। और तीसरा पिलर है प्रैक्टिस किस चीज़ की? जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है क्वेश्चन के बेसिस पे। आपने क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, आप वहाँ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करें। अगर आप ये 3 पिलर कवर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं है। जी सर, आपने जो बुक लिस्ट फॉलो की उसमें से कुछ ऐसी बुक जो कि आपको लगता है कि रेकमेंड करनी चाहिए, वो बता दीजिए। क्योंकि बुक लिस्ट तो वैसे रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर हम करंट अफेयर्स को वगैरह सबको मिला दे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा आ जाएगा पूरा। लेकिन कुछ एक ऐसे जो कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हो, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता सके तो। देखिए, बुक का ऐसा है कि कई बार एस्पिरेंट्स को लगता है कि कोई ऐसी जादुई किताब है, उसको पढ़ करके हम सब्जेक्ट को मास्टर कर लेंगे। ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ नई किताबें नहीं हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं बस। फॉर इंस्टेंस ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, जीसीडी ऑन पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप एंशिएंट की अगर बात करें, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स आती हैं इंटरमीडिएट की, वो पढ़ सकते हैं।
मॉडर्न के लिए एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बुक है, वो आप फॉलो करें। एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है 3 प्रति किताबें, वो आप फॉलो करें। तो लिस्ट वही है, उसको पढ़ना बार बार है। बस ये मैं एक सलाह दूंगा कि आपको जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर के लिए ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं, जिला कलेक्टर बनना है, आपको बुक कलेक्टर नहीं बनना है। आप ऐसा नहीं है कि आप मार्केट गए हैं, ये एक बड़ा होता है कि मार्केट जाते हैं, नई किताब देखते हैं, उठा के ले आते हैं, अरे यार कुछ अच्छा है। नहीं, बिलीव इन योर ओन रिसोर्सेज। एक ही बुक को आप 4 बार पढ़ें, हर बार जब आप पढ़ेंगे आपको कुछ नया मिलेगा। तो ज्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागे, और कोई जादुई किताब नहीं है जो आपका सिलेक्शन करवा देगी। वही सोर्सेज है जो सब पढ़ते हैं। टॉपर ने भी वही पढ़ी, मैंने भी वही पढ़ी है, और जिनका नहीं हुआ वो भी वही पढ़ते हैं। बस उसको पढ़ने का तरीका। सर आपने जैसा कि अभी बताया कि एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, मैं सर पूछना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का कितना रोल है? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि जब एनसीईआरटी के बारे में बात आती है तो कुछ लोगों को लगता है कि बच्चों की बुकें हैं, इनको सिर्फ एक बार अपना बेसिक कवर करने के लिए पढ़ना है। क्या इसका मेंस या फिर प्रीलिम्स में कुछ योगदान है या फिर नहीं है? देखिए, अगर आप कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, आप खुद ही तैयारी करें, तो आपके लिए एनसीईआरटी जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बेस क्रिएट करती है। और अगर आप, लोग तो बोलते हैं 6ठी 7वीं से पढ़ लो, मेरा मानना है कि अगर आप 10th ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं आती है। 11th 12th या उसकी पढ़ लीजिए आप एनसीईआरटी, ज़्यादा 6 7 स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप 11th 12th वाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो आपका बेस बन जाता है। अगर आप कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग वाले आपको नोट्स देते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर करते हैं। वहाँ नहीं जा रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी जरूरी है। अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे। जी सर, आपने जो कोचिंग के नोट्स के बारे में बताया, कुछ ऐसे कोचिंग जिनके नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपके जर्नी के दौरान, उनके बारे में बता दीजिए। कोचिंग के नोट्स जैसे सिविल की अगर हम बात करें तो नोट्स विजन, वाजीराम अच्छी कोचिंग हैं, इनके अच्छे सोर्सेज हैं। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हर कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, क्योंकि हर कोचिंग अच्छे नोट्स बनाती है। तो आप 5 कोचिंग के नोट्स इकट्ठे कर लें, ऐसा मत कीजिए। एक कोचिंग उठाइए, उसके आप नोट्स पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, उसमें खुद का वैल्यू एडिशन कीजिए। यानी कि उसको ऐसा नहीं, वो बेस मटेरियल है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी XYZ कोचिंग के नोट्स लेकर के आते हैं तो आपका बेस मटेरियल है, आप उसको पढ़िए, उसमें आप अपडेट कीजिए करंट का, या आपने कहीं और से कुछ पढ़ा है उसमें आप अपडेट कीजिए, फिर वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव होता जाता है। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है बजाय 5-6 कोचिंग से पीछे भागने। और हर कोचिंग का अच्छा, अगर आप स्टैंडर्ड कोचिंग लेंगे तो अच्छा मटेरियल होता है कोचिंग। जी सर करंट अफेयर्स के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि डायनेमिक पोर्शन यूपीएससी के लिए यूज़फुल भी है थोड़ा बहुत। तो सर डायनेमिक पोर्शन को कवर करने के लिए आपने किन किन रिसोर्सेज को फॉलो किया करंट अफेयर्स के लिए? डायनामिक के लिए आप ये कर सकते हैं, 2 अप्रोच है इसकी। एक अप्रोच तो ये है कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स पढ़ें, वो आपको ऐसे भी पढ़ना है, पर उसके आप नोट्स बना लें। एक तरीका ये है, उसमें फिर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि आप सिलेबस को ध्यान रख के नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप अखबार पढ़ते हैं हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन हमें ये होना चाहिए कि अखबार में अगर कोई से फॉर इंस्टेंस कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है पार्लियामेंट्री सीट्स का, उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ है, तो हमें पता है कि ये पॉलिटी में फला सेक्शन के अंडर आएगी। इस हिसाब से हम नोट्स बनाएं कि सिलेक्टिवली कि अच्छा ये कहाँ काम आ सकता है। या फिर अगर आपका उतना समय नहीं है, कई लोग सर्विस के साथ तैयारी करते हैं वगैरह, तो वो फिर किसी कोचिंग के मंथली मैगजीन पर डिपेंड हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कोचिंग। तो दोनों ही तरीके इक्वली कारगर हैं, जो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के बीच में एक और जानकारी शेयर करना चाहूँगा। हम जितने भी टॉपर्स के साथ में जुड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसा डाउट हैं जो हमें टॉपर्स के साथ में डिस्कस करने चाहिए, तो नीचे हमारे इंस्टाग्राम की आपको लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चंस को हमें DM कर सकते हैं। हम जब भी किसी टॉपर्स के साथ में मिलेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को उसमें पिक करें और आपके जो भी डाउट है उसको टॉपर्स के साथ में डिस्कस करें। सो हम वापस वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सर अभी बात रहती है, हमने प्रीलिम्स के ऊपर बात कर ली, बुक लिस्ट के ऊपर बात कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर वो है मेंस। मेंस के आंसर राइटिंग की तैयारी कब से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आंसर राइटिंग तैयारी मेरे हिसाब से जब आप एटलीस्ट एक बार मेंस के अपने सब्जेक्ट्स पढ़ लें, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ ली है, उसके बाद आप आंसर्स लिखें। पहले लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, आपको पता नहीं लिखना क्या है। एक बार आपने हिस्ट्री पढ़ ली है तो आप हिस्ट्री के आंसर शुरू कीजिए, इकोनॉमी पढ़ ली उसके बाद इकोनॉमी के शुरू कीजिए, और उन आंसर्स को या तो आप कोई मेंटर है उनसे आप मदद ले सकते हैं उनकी, या फिर कोई सीनियर से मदद ले सकते हैं आप, उनको रिव्यू करवाइए कि अच्छा इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि खुद का लिखा हुआ आंसर हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन जो है वही उसे बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ आप इसमें कमजोर पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। एंड टू माय माइंड इट डजंट टेक मोर देन अ मंथ, यानी कि अगर आप 1 महीना आंसर राइटिंग अच्छे से कर रहे हैं सिस्टमैटिकली, तो 1 महीने में आपकी आंसर राइटिंग पॉलिश हो सकती है। जी सर आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी रही है। इस सफ़र के दौरान कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार मोटिवेट होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि छोड़ देते हैं।
आपको भी कई बार लगा होगा, तो आपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या फॉलो किया? मुझे कभी ये तो ईश्वर की कृपा से नहीं लगा कि छोड़ दो, लेकिन मोटिवेशन कहाँ, बिल्कुल देखिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन एफिशिएंसी है, वो कभी फ्लैट लाइन नहीं चलती है, वो हमेशा कर्व रहती है। कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी आप नहीं करेंगे, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें लगता है कि यार आज मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ, या एक हफ्ते मेरी पढ़ाई थोड़ी डामाडोल है, तो मैं क्या करूँ, नहीं कोई बात नहीं, अगले हफ्ते से अच्छी करेंगे। और ये मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हमें कई बार लगता है कि यार जो टॉपर्स हैं, अच्छी रैंक पे आए हैं, उनको शायद वो कुछ अलग ही मिट्टी के बने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमें डर, हमें चिंताएं होती है, या हम जो डिमोटिवेशन होते हैं, वो भी उसी से गुजरते हैं। फर्क इतना है कि वो लोग उससे लड़के आगे निकलते हैं। तो डिमोटिवेशन आएगा और मोटिवेशन आपके अंदर से आ सकता है। बाहर का मोटिवेशन आपको एक दिन 2 दिन के लिए चला सकता है, पर अंदर से मोटिवेशन, और इसके लिए यही है कि आप ये सोचें कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैंने ये शुरू क्यों किया है। अगर ये आपको क्लियर है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैंने ये शुरू क्यों किया है, फिर आप डिमोटिवेट होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही आपको फिर जवाब मिल जाएगा कि यार नहीं और। जी सर, एक सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और डाउट भी सबका होता है कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आपने इस दौरान कितने घंटे पढ़ाई की, आपका क्या रूटीन रहता था? मेरे हिसाब से घंटों से बजाय एक मिक्स्ड अप्रोच ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मैं 12 घंटे मुझे पढ़ना है, लेकिन अगर मेरा आउटपुट कितना है, हमें मिक्स अप्रोच लेनी चाहिए। मिक्स अप्रोच में क्या है, नंबर 1 डेली का टारगेट कि मुझे आज 200 पेज खत्म करने हैं हिस्ट्री के, ये मेरा टारगेट है। अब वो 200 पेज चाहे मेरे 12 घंटे में हो चाहे 8 घंटे में, मान लीजिए मैंने 8 घंटे में कर दिए, तब मैं अगले दिन फिर 200 के 300 कर सकता हूँ कि ठीक है मैं 50-60 पेज और निकाल सकता हूँ। और अगर उसमें 12-15 घंटे लगे तो इस तरीके से, इस अप्रोच से आप चलेंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका टाइम फिक्स हो जाएगा कि ठीक है मुझे 1 महीने में मैं ये 2 पेज निपटा लूँगा। इसलिए आप मिक्स लेकर के चलें। घंटे इसलिए रखें कि ताकि आउटपुट मिलता रहे, आपको पता रहे कि मैं और कितना पढ़ सकता हूँ। घंटों का मतलब ये नहीं कि मेरे को 12 घंटे पढ़ लिया तो हो जाएगा। घंटे हम इसलिए गिनते हैं कि अगर मान लीजिए 10 घंटों में अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ, तो मैं 3-4 घंटे और दे सकता हूँ, तो मैं टारगेट में बड़ा कर सकता हूँ। घंटों का वो महत्व है। मेन चीज़ है आप टारगेटेड रूप से करें कि मुझे करना क्या है। सर, एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब इस तैयारी को हम करते हैं तो कई बार लोग एंटरटेनमेंट को भी साथ में लेके चलते हैं अपने आपको इंजॉयफुल बनाने के लिए। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप कभी मूवी देखने जाते थे, कभी थिएटर जाते थे, या फिर वो जो एक कहा जाता है कि मुखर्जी नगर में जाकर या फिर राजेंद्र नगर में जाकर एक कमरे में जाकर आपको पैक होना पड़ेगा, इसमें कितने सच्चाई है वो बताइए। देखिए, एंटरटेनमेंट जाहिर सी बात है, ह्यूमन नीड है। अगर आप एंटरटेन नहीं करेंगे अपने आप को तो आपकी एफिशिएंसी वैसे ही गिर जाएगी। बस वो एक लाइन ड्रॉ आपको खुद करनी पड़ेगी। और तैयारी में मेरा मानना है जो इसके कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको एंटरटेनमेंट का विचार आता है, पर वो इतना नहीं आता है। मैं तो नहीं कहूँगा कि आता ही नहीं है, लेकिन उनको खुद ही लगता है कि यार मूवी देखने से अच्छा चलो ये पढ़ लें या ये कर लें। तो आप एंटरटेन कीजिए अपने आप को, बिल्कुल हफ्ते में 1 या 2 दिन निकालिए। आप 1 दिन निकालिए संडे को मैं पढ़ूंगा नहीं, संडे को मैं सिर्फ एंजॉय करूँ, ताकि मंडे से आप उसी एफिशिएंसी से लग जाएं। क्योंकि ये लंबी जर्नी है, मैराथन है। मैराथन के अंदर अगर आप लगातार दौड़ेंगे तो आप बर्नआउट हो जाएंगे। तो बर्नआउट नहीं होना है। आप 1 हफ्ता रखिए दिन में खुद के लिए, हफ्ते में 1 दिन रखिए खुद के लिए। और सर, एक सवाल जो कि सोशल मीडिया के हैंडल को लेकर है, आप इस तैयारी के दौरान क्या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इनके ऊपर एक्टिव थे या फिर इनको आपने बंद कर दिया? नहीं, मैं इनसे दूर थे जी। तो सर, अभी हम लगभग हमने जो मेन बातें थी वो कर ली। अब एक जो मेन हमारा पिलर रहता है वो है हमारा ऑप्शनल, और आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, जो कि एक अच्छा ऑप्शनल है यूपीएससी के लिए। पिछली बार भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो नंबर किसी के थे और जो सबसे ज़्यादा टॉपर्स किसी ने निकाले थे वो एंथ्रोपोलॉजी ने ही थे। सर, एंथ्रोपोलॉजी के लिए कुछ स्पेसिफिक टिप्स जो कि स्टूडेंट को हेल्प कर सके? एंथ्रोपोलॉजी की मैंने क्लासेस जो है, कृष्णा सर हैं मुखर्जी नगर में दिल्ली में, कृष्णा IAS नाम से सर का क्लासेस है, और मैंने कृष्णा सर के यहाँ से एंथ्रोपोलॉजी का क्लासेस किए थे, एंड आई बिलीव वो अच्छा था। बाकी वही सिस्टम है इसमें कि आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद में आप स्टैंडर्ड सोर्सेज लीजिए, या आप कोचिंग में जाइए, जो आपका मन हो वो आप कीजिए। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, आपने स्टैंडर्ड बुक से सिलेबस को कवर कर लिया, तो आप एक बेसिक लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा स्कोर, इतना स्कोर मेरा आएगा। उसके बाद फिर आता है वैल्यू एडिशन का, और वैल्यू एडिशन से मेरा मतलब है कि जैसे करंट है, मैगजीन्स है एंथ्रोपोलॉजी में जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्च पेपर्स ला रहे हैं, उनको थोड़ा पढ़ते रहिए। इंटरनेट से ज़्यादा समय नहीं दीजिए, थोड़ा सा पढ़ करके इसको मैं कहाँ डाल सकता हूँ, कहाँ मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन स्टेज। तो 2 स्टेज हैं ऑप्शनल में, बेसिक, वैल्यू एडिशन। इससे आपका ऑप्शनल कवर हो जाएगा। प्लस आंसर राइटिंग का है कि
उसमें आप स्टैंडर्ड कोचिंग से या प्रीवियस ईयर से आप आंसर राइटिंग कीजिए। सर जो एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शनल बाकी जो एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी पढ़ा नहीं है तो उसको अगर वो लेने के लिए क्या इसको ले सकता है या फिर इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बैकग्राउंड की ज़रूरत है? जी नहीं, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल एंड अ बायोलॉजिकल एनिमल। तो सोशल एनिमल में हमारी सोसाइटी में हम चारों जो देखते हैं रिलीजियन, किनशिप, कास्ट, मैरिज, ये सब चीज़ें, तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि विशेष उसकी ज़रूरत है। बायोलॉजी थोड़ी बहुत हम पढ़ते हैं पर वो इतनी टेक्निकल नहीं है कि मेरे को बैकग्राउंड ही चाहिए। फॉर इंस्टेंस मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो मुझे बायोलॉजी में कभी दिक्कत नहीं है क्योंकि 10th तक तो बेसिक बायोलॉजी हम सभी पढ़ते ही हैं, तो एज सच कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं। जी सर, लगभग हमने आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली पूछे जाते हैं, उस सवाल को मैंने कवर किया है। बाकी सर इंटरव्यू को लेकर कुछ ऐसे टिप्स जो कि न्यू एस्पिरेंट के लिए अभी से हेल्प कर सके? इंटरव्यू के लेकर के ये बात है कि इंटरव्यू जो है यूपीएससी ये बोलती है कि एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो उसको पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से ही आता है। पर्सनैलिटी का टेस्ट यानी कि मेरे नॉलेज टेस्ट वो कर चुके हैं, अब वो मेरी सूटेबिलिटी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सर्विस में आने के योग्य है कि नहीं। इसके लिए अब जाहिर सी बात है वो बातचीत करेंगे तो करंट के मुद्दों पे करेंगे या कोई सब्जेक्ट विशेष पे करेंगे, तो उस इंटेलेक्चुअल तरीके की बातचीत वो लोग करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, मुझसे इकोनॉमी का पूछेंगे वगैरह। तो इसकी तैयारी का बस इतना है कि इंटरव्यू की तैयारी मेरा मानना है कि ये आपकी पर्सनैलिटी आप चेंज तो नहीं कर सकते 1-2 महीने में, जो आपकी बचपन से चली आ रही है वो एक दिन में चेंज नहीं होगी। पर हाँ, आप कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर आपकी पर्सनैलिटी में हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी व्यक्ति में कुछ बायस है किसी चीज़ के प्रति तो वो चेक कर सकता है अपने आप को, जैसे कि ये बायस है उस बारे में पढ़ो, उसको रिमूव करो। ये पर्सनैलिटी टेस्ट का काम है। बाकी जाहिर सी बात है आपसे करंट के मुद्दों पे बातचीत होगी तो आप करंट के मुद्दे पढ़ लीजिए, पर मूल मुद्दा ये है कि वो करंट वरंट आप कितने भी जवाब दे दें। और एक ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने मान लीजिए आपसे 30 से 40 सवाल पूछे गए, आपने 25 से 30 में मना कर दिया मुझे नहीं आता है, तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि वो आपका ज्ञान जज कर ही नहीं रहे, वो आपकी पर्सनैलिटी जज करें कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जी सर, एक सवाल ग्रुप डिस्कशन को लेकर एस्पिरेंट को लगता है कि ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो एस्पिरेंट एक घर पर रह के पढ़ रहे हैं उनका एक सवाल भी रहता है मेरे पास में ग्रुप डिस्कशन नहीं है तो क्या मेरे साथ में क्या होगा? आपका क्या मानना है? ग्रुप डिस्कशन का ऐसा है कि ग्रुप डिस्कशन दो धारी तलवार है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में डिस्कशन फ्रूटफुल है तो आपको अच्छा ऊंचाई पे ले जा सकता है, पर अगर डिस्कशन सही चीज़ों पे हो रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो हेल्दी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। डिस्कशन में कई बार हम भावुक हो जाते हैं, हम जो एग्जाम के लिए गैर जरूरी बातें उन पर चर्चाएं करने लगते हैं, नहीं वो नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन में आपका अगर आप कर रहे हैं, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पर अगर आप कर रहे हैं, आपका ग्रुप अवेलेबल है तो आप फोकस होकर के बस सब्जेक्ट विशेष की बात करें और उसके नोट्स बनाने हैं जो उस तरीके की। जी सर, हमने लगभग इंटरव्यू के सारे जो एग्जामिनेशन के लेकर जो सवाल थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कुछ ऐसी बातें जो कि काफ़ी एस्पिरेंट के द्वारा पूछी तो नहीं जाती, लेकिन सर से मैं पूछना चाहूँगा। सर, अभी जब रिजल्ट आया तो हमने टॉपर्स के मार्कशीट को वगैरह डिस्कस किया, सभी टॉपर्स के बारे में हमने स्टूडेंट को बताया, तो उसके बीच में मुझे कमेंट पढ़ने को मिले, काफ़ी मजाक वाली कमेंट थी, काफ़ी जोक के रूप में हम ले सकते हैं कि भगवान इनके पड़ोसियों की आत्मा को शांति दे, जो कि कहने में अपने आप में बहुत ज़्यादा कहने वाली बात है। ये कम कहकर बहुत कुछ कह दिया है। हाँ जी। सर, तैयारी के दौरान जो सबसे ज़्यादा हमें डीमोटिवेट करता है तो वो हमारे कुछ कह सकते हैं कि ऐसे दोस्त जो दोस्त है पर है नहीं, या फिर कुछ ऐसा पड़ोसी जो पड़ोसी हैं पर पड़ोसी वाला काम नहीं करते, उनको क्या कहना चाहोगे? या फिर ऐसे एस्पिरेंट जो इनसे डीमोटिवेट हो जाते हैं उनके लिए क्या संदेश है? मेरा मानना है कि जो ऐसे लोग हैं वो तो आपके लिए बहुत ऊर्जा का काम करते हैं। जैसे वो उदाहरण के लिए अगर कोई आपके ऐसे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि हैं जो आपको बोल रहे हैं कि इससे थोड़ी होगा, ये कैसे कर पाएगा, ये कैसे कर पाएगी, तो वो तो आपको फ्यूल देके जा रहे हैं अपनी गाड़ी में डालने के लिए। अगर आपको ये कि साहब अगर मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, और तो आई थिंक दैट एक्ट एज अ मोटिवेशन, तो उसको इसी सेंस में ले आप। हाँ, उनसे एंगेज मत करें, ये मत करें बस, लेकिन आपको वो मोटिवेशन रहे कि साहब कर तो मैं सकता हूँ, ये कर तो मैं सकती हूँ। तो आई थिंक दैट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू यू। हाँ, अगर आप उसे लड़ने लगेंगे, आप उसको काउंटर करेंगे, नहीं काउंटर आप एग्जाम में करो ना, रिजल्ट अपने आप सब काम बंद कर देगा। जी कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी गाड़ी का साइलेंसर शोर मचा दे। हाँ जी, सफलता
सफलता अपने आप आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिविल सर्विस के लिए शैलेश सर बजाता है कि तैयारी कैसे थी। जी जी जी। सर लेकिन ये बात भी होगी जब अभी आपका रिजल्ट आ चुका है तो जो टॉपर्स के जो आपके पड़ोसी थे जो कहते थे आपका नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, लगभग अभी उनका क्या जवाब आता है? सफलता के सब साथी होते हैं। कि मुझे तो पता ही था तेरे से हो जाएगा। जी सर। सर जाते जाते आपके वो खास लोग जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया, जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, उनके लिए कुछ संदेश या फिर उनको आप कुछ धन्यवाद देना चाहो तो? बिल्कुल, क्योंकि हम सब हम सोशल एनिमल हैं। तो मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, मेंटर्स, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मुझे खुद कई बार अपने विश्वास नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। कुछ स्पेसिफिक नाम लेना चाहो तो? स्पेसिफिक नाम बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स, माता पिता, मेरी दादी जी, और हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। उज्जवल सर, भाटिया सर, सबने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो और कर रहे हो। तो आई थिंक ऐसे लोगों को आप बिल्कुल सहेज के रखिए। जी सर। सर ने जो हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का, क्योंकि सर अभी खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर के पास में यूजुअली टाइम होता नहीं है। बाकी दोस्तों जो भी आपके सवाल रहते हैं वो आप हमें पूछते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। सर के जो भी नोट्स है, सर की जो बुक लिस्ट है उसको हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बाकी सर की इस बेहतरीन जर्नी के लिए सर को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम आशा करेंगे कि सर देश के एक अच्छे ऑफिसर बन के देश को सर्व करेंगे। एक बार हमारे पूरी टीम की ओर से सर को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। इसी प्लेटफॉर्म पे किसी और टॉपर्स के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।